ब्लैक फंगस के मरीजों को समय पर नहीं मिल रही दवा। आईजीआईएमएस और एम्स में भर्ती हैं सबसे ज्यादा मरीज। पटना में मिले 8 नए संक्रमित, 2 की मौत। पलामू में हुसैनाबाद विधायक ने किया अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण। विधायक ने कोविड वार्ड, प्रसव वार्ड, जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों को वितरित किए फल। भागलपुर में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने फूंका पीएम मोदी का पुतला। सरकार के खिलाफ निजीकरण के विरोध में किया गया प्रदर्शन। वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी। महज 4 जिले में मिले 100 से ज्यादा मरीज। दूसरी लहर थमने के बाद औसत वृद्धि दर घटकर हुई 0.04%। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड, यूपी और बिहार में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश के कारण अलकनंदा, मंदाकिनी और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा और हजारों लोग पलायन करने को मजबूर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड, यूपी और बिहार में बाढ़ की चिंता अब लोगों को सताए जा रही है। भारी बारिश के चलते नेपाल के 30 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में बाढ़ के आसार दिखाई दे रहे हैं। पूर्वांचल की 6 नदियां उफान पर हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक जी, जिस तरीके से अब बारिश के बाद उत्तराखंड, यूपी और बिहार में बाढ़ के आसार देखे जा रहे हैं, कई नदियां जो हैं वो लगातार उफान पर हैं, जिससे लोगों के मन में डर, भय की स्थिति बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल जून के जब मानसून आने का समय है, लगभग अभी 20 जून के करीब आज का समय है। इस समय आमतौर पर इतनी बारिश नहीं होती थी। हालांकि मानसून आ जाया करता था 13 जून तक हम, लेकिन इस तरह की बारिश आमतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में नहीं होती थी। और उसके अलावा जो बिहार में खास करके बात की जाए कि जो बारिश का कहर होता है, वो बिहार में जो बारिश होती है उससे ज्यादा बिहार को नेपाल के जो इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, जो जल आच्छादित क्षेत्र हैं, वहां पर जब बारिश होती है तो उसका बिहार पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए, लगातार लगभग 1 सप्ताह के करीब से पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो बारिश हो ही रही है। उसके अलावा नेपाल में बारिश हो रही है, जिससे नेपाल से उतरने वाली जितनी नदियां हैं वो बिहार में आकर और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, उत्तराखंड में, इन तमाम इलाकों में काफी कहर बरसा रही है, क्योंकि नदियों का वेग बढ़ जाता है। और एक तरह से कहा जाए कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो हिमालय है, वो नवोदित पहाड़ है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश होने से उसमें भूस्खलन की भी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। उत्तराखंड उससे प्रभावित है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और बिहार का एक पूरा इलाका, उत्तर बिहार, पूरा बाढ़ से प्रभावित हो गया है। देखिए, बिहार की बात की जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा गंडक नदी इस वक्त कहर बरसा रही है। वाल्मीकि नगर बराज से लगभग 4.6 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा होता है। उसके बाद जब पानी बराज से बाहर आता है, क्योंकि बराज में एक क्षमता होती है, उससे ज्यादा पानी को रोका नहीं जा सकता है, तो बराज से 4.6 लाख क्यूसेक पानी जैसे डिस्चार्ज हुआ तो पश्चिम चंपारण, बेगहा, बेतिया का जो इलाका है, उसके अलावा गोपालगंज के इलाके में बहुत तबाही हुई है बिहार के। फिर मुजफ्फरपुर में जो गंडक है और बूढ़ी गंडक है, इसमें पानी बढ़ गया है। तो बिहार की कई नदियां हैं। उत्तर बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर कोसी है, बागमती है, कमला बलान है, ये नदियां काफी उफान पर है। गंगा नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ रहा है, क्योंकि गंगा नदी नियाज मास्टर ड्रेनेज होती है। अगर गंगा नदी में पानी कम होता है तो उत्तर बिहार से जो बाढ़ का पानी आता है उसको तेजी से खींच लेती है, जिससे वहां बाढ़ का प्रभाव ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। लेकिन अगर गंगा में पानी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जो बाकी नदियों में उफान बना रहता है, तो बाढ़ के रूप में बहुत ज्यादा फैलता है। तो उत्तर बिहार के लगभग जिले जो हैं, चाहे वो तिरहुत का पूरा इलाका रहा हो या फिर मिथिलांचल का इलाका भी रहा हो, दरभंगा में, मधुबनी में, इन इलाकों में भी बाढ़ का प्रभाव दिख रहा है। तो जो तमाम नदियां हैं उत्तर बिहार की, चाहे वो बूढ़ी गंडक हो, कमला बलान हो या फिर कोसी, बागमती, महानंदा, ये तमाम नदियां इस वक्त तूफान पर है। उत्तर बिहार इस वक्त फ्लड थ्रेट पे है, यानी पूरी तरह से बाढ़ वहां पर है। जी,
लेकिन शशांक जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी बाढ़ की स्थिति तो बनती है, लेकिन इतनी जल्दी ये बाढ़ जैसी समस्या अभी आ रही है, चूंकि बिहार में जो नेपाल के सटे इलाके हैं वहां पे बाढ़ की स्थिति हमेशा हर साल देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो है मानसून ने अभी दस्तक दी ही है कि अब बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या इससे पहले जो यास तूफान का आगमन हुआ, इसके बाद मौसम में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है, क्या इस परिवर्तन की वजह से इस तरीके से बाढ़ की जो स्थिति इस बार बहुत जल्दी बन गई है? आमतौर पे बिहार में बाढ़ हर साल आती है। देखिए, जो नेपाल से नदियां उतरती हैं या नेपाल के जब तराई इलाकों में, जब नेपाल के जलाच्छादित क्षेत्रों में बारिश होती है, तो तमाम नदियां ड्रेन आउट होती है। और क्योंकि नेपाल ऊंचाई पे है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों की तरफ बढ़ती हैं। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के लिए, खास करके बिहार के लिए, जहां पर बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी बहती है। तो कोसी नदी तमाम पानी जब उतरता है तो कोसी नदी के थ्रू बाढ़ आती है। और कोसी नदी की कई ब्रांच नदियां हैं। खगड़िया में आके 4-5 नदियां मिल जाती हैं, चाहे गंडक हो, बागमती हो, कई बूढ़ी गंडक हो, तमाम नदियां ऐसी, कमला बलान हो। तो ये तमाम नदियां कहर बरपाती हैं। लेकिन इस बार मानसून, हालांकि मानसून समय पे आया है, लेकिन मानसून से पहले भी यास तूफान की बारिश आई थी। जिस यास तूफान आया था जिससे क्लाउडी वेदर बना था, मौसम में बारिश हुई थी, वो बारिश भी थी। उसके बाद जब मानसून आया तो प्री मानसून आया, यानी 1-2 दिन पहले मानसून भी आ गया। और इस वक्त जो मानसून की बारिश हो रही है वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में और नेपाल में भी, खास करके नेपाल की बात की जाए, औसत से ज्यादा हो रही है। आमतौर पे इन दिनों पे बारिश शुरू हो जाती थी, लेकिन कंटिन्यूअस बारिश कई सालों बाद देखी जा रही है। तो ऐसे में ज्यादा पानी आ जाने से डैम की भी क्षमता होती है और नदियों की भी क्षमता है। ये नदियां ओवरफ्लो करके फ्लड के रूप में हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार बारिश ज्यादा होना, और खास करके नेपाल के इलाकों में ज्यादा बारिश होना, बिहार और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए समस्या का कारण है। जी शशांक जी, हर साल जो बिहार के नेपाल से सटे इलाके हैं वहाँ बाढ़ की स्थिति बन जाती है, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर बहुत ही एक सवाल खड़ा होता है कि हर साल ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन जो है वो कोई ठोस कदम नहीं उठाता है इस समस्या को लेकर के। देखिए नया, अगर आप उत्तर बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखें, देखिए उत्तर बिहार एक पूरी तरह से नदियों का एक तरह से क्या है कि वहां पर जाल सा है उत्तर बिहार में। और वो नदियां वो इसलिए इतनी जाल सा ऐसी बनी हुई है क्योंकि नेपाल से बारिश होती है, नेपाल से जो पानी आता है वो उत्तर बिहार को काफी इफेक्ट करता है, क्योंकि पानी में वेग भी बहुत अधिक होता है। अब अगर बात की जाए प्रशासनिक व्यवस्था की, सरकार की तैयारियों की, देखिए जो आपदा होती है, आपदा में आप जो मटेरियल कहा जाए, जो चीजों का नुकसान होना है उससे आप नहीं बचा सकते। जैसे पानी आएगा तो वो तटबंधों को नुकसान पहुंचाएगा, सड़कों को नुकसान पहुंचाएगा, जो पुल बने हैं उनके अप्रोचेस को तोड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं तोड़ेगा तो उससे और ज्यादा स्थितियां भयावह बनेंगी। देखिए आपदा में एक ह्यूमन बीइंग, यानी एक सरकार और प्रशासन का जो काम होता है वो आपदा का जोखिम को न्यूनीकरण करना होता है। यानी आप जोखिम को कम कर सकते थे, ह्यूमन लाइफ को ज्यादा सेव करना होता है, यानी कम से कम ह्यूमन लाइफ का नुकसान हो, ये कोशिश होती है। तो देखिए जो बाढ़ आती है वो लगभग एक परंपरागत रूप से बहुत सालों से आ रही है, इसलिए वहां पर ह्यूमन जो कहा जाए कि जो लोगों का नुकसान होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन मटेरियल लॉस को रोकना बहुत मुश्किल होता है प्राकृतिक आपदा में। तो सर जो डिजाइन बनाए जाते हैं, तो तमाम डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर के डिजाइन बनाए जाते हैं, अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं कि फ्लड में अगर कोई बाढ़ आती है या ऐसी स्थिति आती है तो वो एक प्रेशर कुकर में जैसे वाल्व होता है वैसे तमाम सड़कों में पुलों के पास वाल्व जैसी स्थिति बनाई जाती है। तो आमतौर पर आप बाढ़ पे देखते होंगे नियाज की फला पुल का अप्रोच टूट गया, तो एक्चुअली वो अप्रोच ऐसा डिजाइन ही किया जाता है कि अगर इतने पानी का प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा होता है तो अप्रोच टूट जाए, क्योंकि अगर अप्रोच नहीं टूटेगा, सड़कें क्रॉस नहीं करेंगी वाटर को, तो पुल टूट जाएंगे जो ज्यादा महंगे होते हैं। तो देखिए जो बाढ़ का इलाका होता है वहाँ जो डेवलपमेंट होता है उसका स्ट्रक्चर और उसकी डिजाइन ऐसी होती है कि वो फ्लड को कंट्रोल, फ्लड से निपट सके। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखना होगा, क्योंकि पानी को आप रोक नहीं सकते हैं, पानी को फ्लो देना होता है। ये नियति है उत्तर बिहार की और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों की। तो कहीं ना कहीं जो फ्लड मैनेजमेंट है ये लोगों को रिस्क कवर करता है, लोगों को राहत देने के लिए होता है। आप इसको रोक नहीं सकते हैं जब, और इसका कोई ठोस उपाय भी अभी तक दिखा नहीं है। जी शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के द्वारा जिला कमेटी भागलपुर सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर पुतला फूंका गया। सारे कार्यकर्ताओं ने सरकार पर सभी क्षेत्रों को निजीकरण करने और जनता को ठगने का आरोप लगाया। तो हथियार जिन कारखानों में बनता है उस कारखानों को कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने का उन्होंने निर्णय लिया है। इस देश के अंदर जो आयुध कारखाना है जिसमें हमारे देश की रक्षा के लिए हथियारों का निर्माण होता है, शस्त्र का निर्माण होता है, आयुध का निर्माण होता है, उस कारखाने को भी वो पूंजीपतियों के हवाले निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिए हैं, जिसने हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरे में ला दिया है। उसका खिलाफ करते हुए, उसका विरोध करते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रव्यापी विरोध के तहत मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजीव, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और कई विभागों के निजीकरण के मसले को उठाया गया है। राजीव, एक्टू के द्वारा भागलपुर में प्रदर्शन किया गया, फिर बाद में जो है वो लोग धरना पर बैठ गए। उन लोगों का मुख्य मांग था कि जहां से हम लोगों को पूरे देश को सुरक्षा प्रदान की जाती है उन्हें जो है निजी हाथों में दिया जा रहा है। अगर निजी हाथों में दिया जाता है तो क्या ऐसे में हमारा भारत सुरक्षित रह पाएगा? जो देश की सुरक्षा करता वो कम से कम जो है वो सरकार के हाथ में होना चाहिए, जिसके चलते कि सरकार अपने अनुसार कहाँ क्या करना ये सब सारा काम वो अपने ढंग से करे। लेकिन इस चीज को वो सरकारी ना करके सरकार के चीजों को पूंजीपति के हाथ में दे रहे हैं तो हमारा देश असुरक्षित होगा और मनमाने ढंग से उन लोगों के द्वारा चलाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रेल, चिकित्सा सभी चीजों को आज निजीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते कि पूरे भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। और इसको लेके एक्टू ने कल पूरे दिन तक पूरे शहर में घूम कर प्रदर्शन किया और उसके बाद वो लोग धरना पर बैठ गए। उन्होंने फिर अंत में जो है मोदी सरकार का पुतला दहन भी किया भागलपुर समाहरणालय के सामने में। जी कितने संख्या में वहां पे कार्यकर्ता मौजूद रहे इस प्रदर्शन में? काफी संख्या था इन लोगों का। ये लोग गांव-गांव से उठ के आए थे, चाहे वो गंगा का दियारा वाला क्षेत्र हो या फिर भागलपुर के कहलगांव पीरपैंती वाला क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, मतलब हर जगह से ये लोग काफी संख्या में प्रदर्शनकारी भागलपुर में शामिल हुए थे, जो गली गली घूमकर हर मोहल्ले मोहल्ले लोगों को कहते फिर रहे थे कि आखिर कब तक हम लोग इस तरह मोदी सरकार के निजीकरण व्यवस्था में लगे रहेंगे। उनके विरोध में सभी लोग एकजुट दिखे और सभी लोग आके यहाँ पर पुतला दहन में शामिल हुए। जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के द्वारा जिला कमेटी भागलपुर सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर पुतला फूंका गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार कई कार्यकर्ता इसमें भाग लिया है और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका और उनकी मांग है कि सभी क्षेत्रों को जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में ये प्रदर्शन निकाला गया। तो केंद्र सरकार के निजीकरण के खिलाफ ये प्रदर्शन निकाला गया। कई कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। वहीं झारखंड में भगवान की तरह पूजे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सरकार की अनदेखी का दंश झेलने को मजबूर हैं, जिस कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। इसी कड़ी में राजपूत करनी सेना ने बिरसा मुंडा के वंशजों को उनका अधिकार दिलाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। राजधानी रांची में राजपूत करनी सेना के प्रदेश प्रभारी अमित सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और राज्य सरकार से बिरसा मुंडा के वंशजों को उचित सम्मान और अधिकार के दिशा में कदम उठाने की मांग की।
तो बिरसा मुंडा के वंशजों की अनदेखी का मामला राज्य सरकार के सामने उठाया गया। सरकार की लापरवाही के चलते उनके वंशजों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। तो राजपूत करनी सेना ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अभिनव, जो बिरसा मुंडा के जो वंशज हैं उनके अनदेखी का मामला उठाया जा रहा है, राजपूत करनी सेना ने इस मुद्दे को उठाया है और इस पर सरकार की लापरवाही का भी दावा किया है। बिल्कुल, सरकार की लापरवाही इसमें दिखती है। देखिए, बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं जी। स्वतंत्रता सेनानी रहे और एक झारखंड के स्तंभ थे। एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा बिरसा मुंडा, और कई जगह इनकी जन्मस्थली बनाई गई है। और जब पुण्यतिथि होती है तब श्रद्धांजलि सिर्फ दिया जाता है। उस समय दावे और वादे भी किए जाते हैं, लेकिन वो दावे और वादे सिर्फ वो जबान से निकलती है, वो जमीन पर नहीं निकल के आती। दरअसल बात यह है कि उनके जो वंशज है, जो उनका गांव है उलुहातू, आप जब यहाँ से निकलेंगे रांची से तो पूरा चकाचक सड़कें आपको दिखाई देगी, लेकिन जब आप गांव में जाएंगे तो वहाँ की स्थिति आप कह ले कि बड़ा ही नाजुक है। ना वहाँ बढ़िया से पीने को पानी की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, ना वहाँ पर स्कूल है और ना ही वहाँ पर अस्पताल है। किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है। बातें बहुत बड़ी की जाती है, सरकारें बदलती है, चाहे वो हेमंत सरकार हो, चाहे वो रघुवर सरकार हो, कोई भी सरकारें आती है और सरकारें जाती है, लेकिन उनके वंशजों के लिए आज तक किसी ने कोई नहीं किया। उनके वंशज यहाँ तक कि पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाते हैं और वहां पर भी साफ पानी नहीं मिलता है। तो कई सारी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर उनके घर की बात करें तो घर भी उनका बना नहीं हुआ है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उनके जो रिपोर्ट हमारे पास है कि उनके जो वंशज है उनको 4th ग्रेड की नौकरी दे दी गई है। हालांकि अगर हम उनके लेवल पे बात करें तो 4th ग्रेड की नौकरी सूट नहीं करती है उनको, और एक लेवल, एक पौधा और देना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से वो सब सारी चीजें नहीं की गई। सरकारें, कई नेता और कई मंत्री वहां पर जाते हैं, हालात को देखते हैं, कई योजनाएं भी वहां पर जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं में कह ले कि पैसों का बंदरबाट हो जाता है। जो अधिकारी वहां पर हैं वो पैसों का बंदरबाट करके सारी चीजें पेपर फाइल में मजबूत कर देते हैं, लेकिन वहां पर जो हकीकत है वो हकीकत सही में अच्छा नहीं है। तो शायद यही वजह है कि करनी सेना ने अब स्टेप लिया है और करनी सेना कई सारी चीजों को लेकर मुद्दा जो है वो उठाते रहती है। और इसी क्रम में कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और सरकार के खिलाफ आवाज भी बुलंद करी थी। हालांकि जो करनी सेना की टीम है वो उनके गांव जो वंशज है बिरसा मुंडा के वहां पर गए थे और आर्थिक रूप से जो उनके परिवार है, जो उनके वंशज है, उनको मदद करी है। और उन्होंने कहा है, जो उनके अध्यक्ष करनी सेना का, उनका कहना है कि किसी तरह की भी मदद हो हम वहां पर करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने सरकार को भी घेरा है और कहा कोई भी सरकार आती है सिर्फ वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन इनके परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। अब देखिए कि किस तरीके से अगर उनकी बात जनता तक पहुंचती है, सरकार तक पहुंचती है, कैसे इन सब सारी चीजों को लिया जाता है, देखने वाली बात है। जी अभिनव, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जो बिरसा मुंडा के वंशज हैं वो काफ़ी दयनीय स्थिति में ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं और काफ़ी सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है और उसको लेकर के उन्होंने कई बार शिकायत भी की होगी। तो आखिर क्या वजह है कि उनकी शिकायत की तरफ सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और आज तक वो दयनीय स्थिति में ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं? और अब करनी सेना ने अगर इस बेड़ा को उठाया है, उन्हें समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सरकार से गुहार लगा रही है, तो क्या लगता है कि करनी सेना की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंच पाएगी? देखिए, आवाज पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, इससे पहले भी आप देखेंगे नेहा जी, कई लोग मदद के लिए सामने आते रहते हैं, लेकिन बातें भी उठती है, लेकिन फिर बातें दब जाती है। जहां तक अगर हम करनी सेना की बात करें तो करनी सेना कई ऐसे मुद्दों को उठाती है जहां पर कई सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो इनकी जो नजर है वो वहां पर गई थी कि जो उनके वंशज है उनको सही तरीके से कई सारी चीजें नहीं मिल पा रही है, कई सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और करनी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उनके गांव में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो कई और भी संस्था
कमोवेश थोड़ा बहुत हेल्प करते नजर आती है, लेकिन करणी सेना ने अब भार लिया है। जिस तरीके से मैं उनका बयान भी सुन रहा था, जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे कि वो वहां पर गांव में पहुंचे हुए थे, एक पूरी टीम पहुंची हुई थी करणी सेना की, और जो भी उनके वंशज है उनको उन्होंने आर्थिक रूप से भी मदद किया, और उन्होंने अपनी बात रखी कि आपको किसी तरह का भी दिक्कत होता है तो करणी सेना हमेशा आपके साथ खड़े रहेगी। देखिए, शिकायतें तो की गई थी, उनके परिवार वाला की तरफ से कई बार लेटर भी लिखा गया कि हमारी जो मदद है वो करे, और कई लेटर अभी उनके डीसी ऑफिस में पेंडिंग पड़े हुए हैं। कई तरह की बातें, चाहे आवास की बात कर ले या मूलभूत जो सुविधाएं होती है उसको लेकर उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है। सरकार सिर्फ यूं कह ले कि कई सारी चीजों को अनदेखी भी किया जा सकता, शायद यही वजह है कि ये बातें बीच बीच में निकल कर आती है, फिर ये बातें शांत हो जाती है, फिर कोई आता है, फिर ये बातों को उठाता है। तो इस तरीके की प्रोसेस चल रहा है, इस पर ओवरऑल काम नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए, जो बिरसा मुंडा एक बड़े व्यक्तित्व और अंग्रेजों के समय में किस तरीके से उन्होंने लोहा मनवाया था, एक बड़ा स्तंभ राज्य के लिए, और शायद कई सारी चीजें, आप एयरपोर्ट का नाम देखिए रांची में बिरसा मुंडा के नाम से, कई ऐसी जगह है जो बिरसा मुंडा के नाम से फेमस है, लेकिन उनके वंशजों के लिए आज तक सरकार ने ऐसा कोई बड़ा पहल नहीं किया जो बेटर उनके लिए साबित हो सके। ऐसे में अब सरकार को चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार बने, इन योद्धाओं के परिवार के लिए कम से कम कुछ बेहतर किया जाए, ताकि आगे आने वाले उनका जो भविष्य है वो बेहतर हो सके। जी बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से बिरसा मुंडा के वंशज दयनीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं, तो सरकार को चाहिए कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी के लिए। वहीं बेगूसराय में एक बार फिर एक विवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना मंझौल ओपी इलाके की बताई जा रही है, जहां एक विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। मृतका के परिजन इसे हत्या बताकर मृतका के पति और ससुराल वालों पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में मंझौल थाने में लिखित आवेदन दिया गया है। पहले मारपीट किया है, मारा पीटा है, पूरे शरीर में निशान है, और उसके बाद जो है गले घोट दिया गया है, गले घोट के मार के, और उसके बाद सुला दिया गया। उसके बाद हम लोग को इन्फॉर्म आया कि रात को सोया छिपले रह गया, तो गले पे वैसे निशान है, पूरी तरह से निशान है गले पे, गला घोटने का, रस्सी बांधने का। कौन हत्या किया? दूसरे घर वाले हस्बैंड और इनका ननद, सभी परिवार मिल के मारा है। और पलामू में हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह के अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड वार्ड, प्रसव वार्ड, जनरल वार्ड का निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों के बीच फल का भी वितरण किया। निरीक्षण के दौरान एनसीपी नेता विनय कुमार सिंह और कई कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। बाद में ही हो सभी चीज जो भी कमी है उसको जो है, अब मशीन है, चलाने वाला नहीं है, तो उसका व्यवस्था हम नहीं कर सकेंगे। और डाल्टेनगंज से अच्छा हमारा व्यवस्था हुसैनाबाद में रहेगा तो क्यों जाएंगे लोग बाहर डाल्टेनगंज। इसीलिए और यहाँ के डॉक्टर, हम सभी लोग और स्टाफ को हम चाहिए से धन्यवाद देते हैं कि कोरोना के भयंकर बीमारी में अपना योगदान पूरी सक्रियता से निभाए हैं। आने वाले दिनों में जो भी कमी होगा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। हुसैनाबाद विधायक ने अस्पताल का निरीक्षण किया है और इस दरमियान वहां पे भर्ती मरीजों के बीच फल का भी वितरण किया गया। वहां पे वो अस्पताल के व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए वो गए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक सहाय हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। विवेक, अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया विधायक के द्वारा, क्या कुछ जानकारी?
जी, आपको बता दें कि हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह के द्वारा अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कोविड वार्ड, प्रसव वार्ड और जनरल वार्ड का भी निरीक्षण किया, जिसमें भर्ती मरीजों के बीच जो भी मतलब व्यवस्था है उसका जायजा लिया और सभी तरह का जायजा लिया और अस्पताल में चिकित्सकों विभाग की और जो भी मतलब व्यवस्था है, जो दुरुस्त व्यवस्था है, चाहे नजर व्यवस्था, उसकी जानकारी ली, जिसमें पाया गया कि आपको जो भी मतलब व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन जो भी मतलब परेशानी है उसको लेकर ये स्वास्थ्य विभाग से भी मिलने की बात कही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।